क्लास 11th में अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बस इतनी सी बात। तो तुम्हें करना यह है कि इस वीडियो में पता चल जाएगा कि तुम कितने सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर। कौन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखता है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके तुम बहुत तगड़ा स्कोर करोगे, लेकिन ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ये तो बहुत ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम कहीं भी पूरे YouTube पर कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखने वाले, क्योंकि बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूँ मैं इसमें। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का कंप्लीट रोड मैप। अब जितने भी तुम्हारे दिन बच रहे हैं एग्जाम को, उतने दिनों के लिए तुम्हें ये बातें फॉलो करनी है और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स कैसे नहीं बढ़ते। स्टार्टिंग में मैं तुम्हें 8 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिन्हें अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो फिर इन 8 पॉइंट्सों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो फिर अब बताता हूँ। तो यार, तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो सबसे पहले पॉइंट में तुम्हें अपने सिलेबस को समझना है। होता क्या है कि बहुत से बच्चे आते हैं सीधे डायरेक्ट पहला चैप्टर उठाया, पढ़ने लग गए, दूसरा चैप्टर पढ़ने लग गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पहले सिलेबस को अच्छे से देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में और कितने चैप्टर तुम्हें करने हैं। अपने माइंड में एक रफ डायग्राम बना लो कि मुझे ये चैप्टर किस तरह से पढ़ने हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, सब कुछ तुम्हें लिखते रहना है जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक तुमने अपना सिलेबस नहीं देखा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, तो टेलीग्राम की लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ से जाके तुम अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो तुम्हारी, साइंस, कॉमर्स या आर्ट। तो वीडियो को देखने के बाद चले जाना और सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाली वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन पर शो हो जाएगी। उस वीडियो को भी देख लेना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो चुका है कि तुम्हें सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करना है। तो दूसरा पॉइंट बताने से पहले तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ अपनी, कि जब मैं अपनी 11th क्लास में था तो मेरे साथ क्या हुआ था। तो भाई साहब, जब मैं अपनी 11th क्लास में आता हूँ तो मैंने ली थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस स्ट्रीम। 10th के बाद फुल मौज करी, पूरी छुट्टी काट दी ऐसे ही इधर उधर टाइम वेस्ट करते हुए। फिर मैंने एडमिशन लिया जुलाई में। एडमिशन तो मेरा हो गया, पर प्रॉब्लम कहाँ आई, वो थी सिलेबस को लेकर। जब तक टीचर 2-2 चैप्टर करा चुके थे, मैंने क्लास अटेंड की तो भाई साहब मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिजिक्स में पहली बार ये चीज़ें देख रहा था कि क्या हो रहा है। मैथ्स और केमिस्ट्री तो पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। अपने 1 से 2 महीने काटने के बाद सितंबर में होते हैं हमारे हाफ ईयरली। तो जैसे तैसे करके मैं एग्ज़ाम देता हूँ, फिर अपना आता है रिजल्ट। तो अब उसमें जो मेरी परसेंटेज आती है वो आती है 45, और इससे पहले मेरे आज तक कभी भी 80% से कम मार्क्स आए ही नहीं थे। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। घर पर तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रिंसिपल ने इतना सुनाया, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मार्क्स भी इस वजह से कम थे क्योंकि यार मैं स्पोर्ट में कुछ ज़्यादा ही था। क्रिकेट और कबड्डी बहुत ज़्यादा खेलता था। 10th तक तो ये सब मैनेज हो गया था, लेकिन 11th में आते ही सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि कुछ कर ही नहीं पाया। और अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अभी तक तो क्लास का टॉपर ही रहता था, अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक बात ठान ली कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपने एग्जाम में बहुत तगड़ा फोड़ने वाला हूँ। फिर मैंने एक गोल सेट करा कि मुझे इतनी परसेंटेज लानी ही लानी है। तो ईयरली एग्जाम में मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आया था, पर हाफ ईयरली में कम होने की वजह से ओवरऑल स्कोर जो था उसके बेस पर मैं 3rd पोजीशन पर था। सितंबर से लेकर जनवरी के बीच तक मैंने क्या क्या किया, किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब तुम्हें समझ आया होगा कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें सबसे पहले एक गोल सेट करना है। अब तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है, घर वालों को खुश करने के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने के लिए। एक बार तुमने अपना गोल सेट कर दिया तो उसके बाद देखो तुम अपने आप पढ़ने लग जाओगे। तो 2 पॉइंट मैंने कवर कर दिए। सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो, उसके बाद फिर अपना एक गोल सेट करो। जब गोल सेटिंग हो गई तो उसके बाद फिर मैंने टाइम मैनेज किया। तो 3rd पॉइंट यही है कि तुम अपना टाइम मैनेज करो। पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ कि हाँ मुझे कितना कितना किस टॉपिक को, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम मैं दूंगा। मैंने तो अपना कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया था, इसीलिए मेरे पास टाइम रहता था सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा। ट्यूशन तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं था, बस 10th क्लास में लास्ट के 2 मंथ्स के लिए पढ़ा, वो भी टेस्ट वगैरह देने के लिए, बिकॉज उस टाइम पर फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल वगैरह जानना चाहते हो तो फिर वीडियो की लिंक तुम्हें आई बटन में शो हो रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी लास्ट वीक मैंने वो अपलोड की है, क्लास 11th के लिए टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है और किस तरह से तुम्हें अपने दिन का शेड्यूल बनाना है। कंप्लीट पूरे 3 महीने के लिए तुम्हें कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे वो सब कुछ बताया है, तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना। तो टाइम मैनेज हो चुका है। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने टीचर्स की हेल्प ली। उनमें मैंने टीचर्स से वो चैप्टर्स और टॉपिक्स पूछे जो 11th के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, और उन्होंने मुझे बताई भी, जिससे मेरा एक
12th क्लास के लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्ड हुआ। तो 4th पॉइंट तुम्हारा यही है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फॉर क्लास 12th। ऐसा ही तुम्हें करना है, या फिर तुम यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो तुम्हें 11th के लिए पढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कि कौन कौन से चैनल तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाले 11th क्लास में। तो अगर तुम्हें अपने स्कूल में कोई चैप्टर समझ नहीं आता या फिर तुम्हें टीचर ही पसंद नहीं है, तो तुम कर सकते हो कि तुम यूट्यूब पर उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। वहाँ से तुम्हें अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, बिकॉज यूट्यूब पर थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू योर टीचर। और जब तुम यूट्यूब से पढ़ लेते हो तो 5th पॉइंट तुम्हारा ये है कि तुम्हें अपनी NCERT बुक उठा लेनी है, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है NCERT बुक, अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी ही है, बट तुम्हें पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि तुम्हारा 11th का एग्ज़ाम पेपर जो बनेगा NCERT से ही होगा। तो बस यूट्यूब से वीडियो देखना और NCERT पढ़ना, साथ साथ नोट्स ही बना लेना। अब 6th पॉइंट ये है कि तुम्हें एक अच्छा स्टडी मटेरियल ढूंढना है, जैसे कोई अच्छी रेफरेंस बुक, स्टडी गाइड या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। और 11th के लिए कौन सी रेफरेंस बुक तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, अगर उसके लिए वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। अब यहाँ तक जब तुम इतना कर लेते हो ना, अच्छे से यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हो, NCERT पढ़ लेते हो और नोट्स भी अच्छे से बना लेते हो और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एक चीज़ ऐसी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, वो है कि तुम पुराने चैप्टर्स को भूलते चले जाओगे जब नया पढ़ोगे। उसके लिए तुम्हें सॉल्यूशन ये है कि बस 7 टिप को फॉलो करो, जो कि है तुम्हारे रिवाइज रेगुलरली। और रिवीजन तुम मंथली और वीकली बेस पर करते रहो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। अगर नहीं करोगे तो सब कुछ चीज़ भूलते चले जाओगे। तो बस जो चीज़ पढ़ो उसे रिवाइज भी करते रहो। इसके बाद 8th पॉइंट है प्रैक्टिस PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये तुम्हें वो बताएंगे कि तुम्हारा पेपर आता किस लेवल का है, किस तरह से आता है, क्योंकि मेजॉरिटी पेपर जो तुम्हारा बनता है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही देख के बनता है। 80% क्वेश्चंस ऐसे उठा के उसी पेपर में रख दिए जाते हैं जो तुम्हारे लास्ट ईयर्स आए हुए हैं। तो जो भी चैप्टर पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाना। तो यहाँ तक ये 8 पॉइंट तो तुम्हारे ऐसे हो गए जो तुम्हें करने ही करने हैं एग्जाम में तगड़ा स्कोर करने के लिए। अब 4 पॉइंट बताता हूँ, अगर तुम इन्हें फॉलो नहीं करते हो तो इन 8 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना तो फिर तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना तो तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने वाला, ना फिर तुम्हारा किसी भी काम में। तो मेक श्योर करो कि डेली मॉर्निंग में थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, ठीक है। तो हेल्थ इज वेल्थ, बचपन से सुनते हुए आ रहे होगे इस डायलॉग को। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है तुम्हारा बी पॉजिटिव। तो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपना सर्कल भी ऐसा बनाना है जो तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स देता हो। अपनी स्टडी रूम को एकदम अच्छा रखो, साफ सफाई से। और जब तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम अच्छे से पढ़ोगे, और अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें मोटिवेशन अपने आप मिलता जाएगा। अब ये जो 2 लास्ट के पॉइंट है इन्हें तो बिल्कुल भी मत कर देना, जिनमें से पहला है अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन क्या, कि कल से करूँगा कोई भी काम, और वो कल कभी नहीं आती। तुम्हारे पेपर आ जाते हैं, वो कल ही नहीं आ पाती। तो जो भी काम है उसे उसी टाइम करो, कल पर बिल्कुल भी मत टालो कि मैं बाद में कर लूँगा, सुबह को कर लूँगा, रात को कर लूँगा। ऐसे बहाने मत दो। और अगर तुम्हारी ये आदत है तो इस आदत को अभी सुधार लो। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है तुम्हारा कंपैरिजन करना। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। जो तुम कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। तुम अलग ही यूनिक हो और सामने वाला बंदा अलग ही है। तो कंपैरिजन मत करना, उससे तुम ही टेंशन में होगे। बस अपने आप पर काम करना। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो पर टिके हुए हो तो भाई साहब तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर तो बहुत तगड़ी है। बस इसे अच्छे से स्टडी में लगाओ। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ट्यूशन का, स्कूल का कोई भी ग्रुप हो उसमें अभी शेयर करो। और वीडियो कैसा लगा अभी कमेंट करके बताओ। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।